गूंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। कल मंगलाचरण का शाब्द बोध करते हुए आज संज्ञा प्रकरण को हम लोग आरंभ कर रहे हैं। संज्ञा प्रकरणम। कोई एक छात्र सूत्र का उच्चारण करे। जी सर, आवाज आ रही है। आ ई ऊड़ रेल रिक एवं ऐ औच है वरत लड़ यमंगणनम झभैया घड़धस जब गडदस खप छठत चटतव कपय सर हल। ये चतुर्दश सूत्र है। ये जो चतुर्दश सूत्र हैं, इसके विषय में परिचर्चा लघु सिद्धांत कौमुदी में भी की गई थी, लेकिन पुनः एक बार 14 सूत्र हैं। 14 सूत्रों की अपनी एक अलग अलग विशेषता है। संज्ञा प्रकरण का आरंभ करना 14 सूत्र के द्वारा ही संज्ञा प्रकरण की औचित्यता का बोध करना है, क्योंकि इस 14 सूत्रों के द्वारा ही संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का बोध हम कर सकते हैं। अतः अयुण रील रिक एओंग अयौच है वरट लण यमंगणनम झभय गढ़धस जब गढ़दस खप छठत चढ़ताओ कपय शसर हल। इस तरह से चतुर्दश सूत्र, चतुर्दश अनुबंध। और यह सूत्र की उत्पत्ति आप सभी जानते हैं कि महेश्वर के डमरू के माध्यम से। अतः इन सूत्रों की जो उत्पत्ति है, इसमें अ ई उ ही है, री री है, ए ओ है, ऐ औ है, हय वर है, ल है, यमंगणना छ भ घट ध जब गट द खप छटत चटता क प श स और हा। अर्थात अंतिम वर्ण की उत्पत्ति नहीं हुई, वह पौरुषेय है। पुरुष के द्वारा जो जोड़ा जाता है, किया जाता है, बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है, रचना किया जाता है, उसको पौरुषेय कहा जाता है। और ये तो वस्तुतः वेद है, अक्षर समामनाई इसका नाम है। अतः ये पूर्ण रूप से अपौरुषेय है, किंतु जो अंतिम वर्ण सूत्रों में लगाया गया है वह पाणिनि के द्वारा लगाया गया है। पाणिनि जी ने अनुबंधों को लगा करके व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति की, और उसी व्याकरण शास्त्र के माध्यम से हम आज इस 3996 सूत्रों को सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अर्थात अयुण का णकार, ऋलृक का ककार, एवं का गकार, अयौच का चकार, हैवरट का टकार इत्यादि जितने भी चतुर्दश सूत्र में चतुर्दश अनुबंध लगाए गए हैं, इनका प्रयोजन केवल और केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए है, जिसके माध्यम से सूत्र का निर्माण और सूत्र के निर्माण से व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति। अतः संज्ञा प्रकरण जो आरंभ करने के पहले इन्होंने नामकरण दिया संज्ञा प्रकरण। संज्ञा किसे कहते हैं?
सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से संज्ञा बना है। आतश्चोपसर्गे, आदंत धातु से जब उपसर्ग पूर्व में रहे तो क प्रत्यय होता है। स्त्रीलिंग में संज्ञा। सम्यक जानाति, हम अच्छे प्रकार से जिसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वही संज्ञा है। और उसको हम नाम के रूप में भी कह सकते हैं, या आप जिस भाव से उसको समझें। और प्रकरण, प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय, प्रकर्षेण क्रियते अनेन इति प्रकरणम, ल्युट प्रत्यय करेंगे प्रकरण बनेगा। संज्ञायाः प्रकरणम, संज्ञा प्रकरण। संज्ञा का जो प्रकरण है, प्रकरण का तात्पर्य जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो प्रकृष्ट रूप में है, उसी का नाम ही प्रकरण है। तो यहाँ संज्ञा का जो विधान और संज्ञा के बारे में जो बताया जा रहा है व्याकरण शास्त्र के, इसीलिए इसका नाम संज्ञा प्रकरण पड़ा। क्योंकि संज्ञा प्रकरण में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संज्ञा के बारे में बता करके व्याकरण शास्त्र के मूल आधार स्तंभ को बताया जाता है, जिसके माध्यम से हम उन विषयों को समझ सकें जो शास्त्रों में उल्लिखित किया गया है। अतः ये जो चतुर्दश सूत्र हैं, चतुर्दश सूत्रों की उपयोगिता प्रत्याहार निर्माण में। और प्रत्याहार निर्माण कैसे होगा ये हम आगे पढ़ेंगे। सिद्धांत कौमुदी के पक्ष में देखिए, अयुण सूत्र पहला ही है, अ, ई और उ। यहां पर कदाचित संदेह ना हो जाए, यह शंका बना रहता है, क्यों ऐसे यहां पर गुण नहीं हुआ। यहां पर गुण हो जाना चाहिए आद गुणा से। अगर और हम ज्यादा विचार करें तो ये तो वेद है, तो वेद में तो ऐसा होता ही नहीं, विकार हम कर नहीं सकते। लेकिन है वरट के हकार में देखिए, एक बार हकार का उच्चारण है, हल के हकार में एक बार हकार का उच्चारण है। इन सभी विषयों पर चिंतन करेंगे, एक एक सूत्रों पर, तो बहुत समय लगेगा। अतः समयाभावात हम इस पर ज्यादा विचार नहीं कर सकते। लेकिन संक्षेप रूप में यह कह सकते हैं कि यह अक्षर समाम्नाएं हैं, और अक्षर समाम्नाएं जो है वेद है, और वेद जो है दोष रहित होता है, दोष रहित होता है। अतः दोष रहित होने के कारण, अक्षर समाम्नाएं होने के कारण इसमें हम विकार नहीं कर सकते। और शास्त्रीय पक्ष के अनुसार आप देखेंगे तो आद गुणा से गुण होता है, और अयुण जो है जनक है आद गुणा का, क्योंकि अयुण इत्यादि 14 सूत्रों के द्वारा ही आद गुणा जैसे सूत्रों की उत्पत्ति हुई। अतः जनक और जन्य, प्रयोजक और प्रयोज्य, उपजीवक और उपजीव्य, इसको हम कह सकते हैं उपजीव्य उपजीवक भाव, प्रयोज्य प्रयोजक भाव। प्रयोज्य का अर्थ होता है जन्य, प्रयोजक का अर्थ होता है जनक। तो अयुण जनक है और आद गुणा जन्य है, इसलिए पुत्र और पिता, कभी भी पुत्र अपने पिता का हनन नहीं करता। अतः उपजीव्य विरोधात नगुण संधि ही इत्यादि नागेश भट्ट जी कहते हैं लघु शब्देन्दु शेखर में। उपजीव्य विरोध होने के कारण, क्योंकि उपजीव्य विरोधात न स्वर संधि न गुण संधि, इसलिए यहां पर संधि नहीं हुई। और है वरट इत्यादि में जो हकार का प्रयोजन है वह प्रत्याहार सिद्धि के लिए है। जैसे कि आप जानते हैं हसी च सूत्र है, हस प्रत्याहार बनाने के लिए हसी च सूत्र की आवश्यकता है। और जब तक हस प्रत्याहार नहीं बनेगा तब तक अन्य कार्य की सिद्धि नहीं होगी, शिवो वंद्य इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि नहीं होगी। अतः उन इत्यादि प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए आपको हस प्रत्याहार बनाना पड़ेगा। इसीलिए हस प्रत्याहार बनाने के लिए आपको आवश्यक है कि आप है वरट के हकार को स्वीकार करें। अतः है वरट के हकार को रखना। सल प्रत्याहार में आप देखिए, शल प्रत्याहार जब तक नहीं बनेगा तब तक अन्य प्रयोगों की सिद्धि नहीं होगी। और सल प्रत्याहार में हल के हकार की आवश्यकता है, जो सल गुब्धादनिटक सूत्र के द्वारा कहा गया है।
अधुक्षत प्रयोग बनाया गया है। देखिएगा, दू धातु से, दू प्रपूर्णे, तो इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि के लिए, प्रत्याहार सिद्धि के लिए इनका प्रयोजन है, इसीलिए 2 बार हकार को उच्चारण किया गया। और भी इसके बहुत सारे प्रयोजन हैं। अतः एक एक अक्षर पर विचार करेंगे तो बहुत ही इसमें विचारणीय है, लेकिन हम उस दृष्टिकोण से यहां पर अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अतः यह हम जान लें कि यह चतुर्दश सूत्र जो है व्याकरण शास्त्र का जनक है, और यह जो अनुबंध है यही व्याकरण शास्त्र का जनक है, क्योंकि अनुबंध के बिना व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अनुबंध कहते हैं इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम। 2 मत हैं। नागेश भट्ट जी कहते हैं इत संज्ञा योग्यत्वम, और भट्टोजी जी दीक्षित जो है कहते हैं इत संज्ञकत्वम, अर्थात इत संज्ञा की योग्यता जहां पर बैठी हुई है उसको अनुबंध कहते हैं, और इत संज्ञा वाला जो है उसको अनुबंध कहते हैं। इस तरह से यह सामान्यतया हम इसका शाब्दबोध करते हैं। और चूंकि व्याकरण में सूत्र की बात आती है, अतः सूत्र का लक्षण आप लोग सब जानते होंगे और पढ़े भी होंगे। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। ये सूत्र का लक्षण है। सूत्रकार लोग सूत्र इसको कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में जब सूत्र की बात आती है तो अल्पाक्षरम असंदिग्धम, संदेह रहितम, अल्पाक्षरम जो कम अक्षर वाला है, संदेह रहित है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत, जो सबका सार है। सारवत इत्यस्य तात्पर्यम सारम मूलम, मूलवत। अनर्थक और निरर्थक कोई भी चीज नहीं। विश्वतोमुखम, सब जगह इसकी प्रवृत्ति होने के लिए सामर्थ्य है। विश्वतोमुखम। स्तोभम, स्तोभ रहित। अनवद्यम, स्तोभ और अनवद्यम दोनों अर्थ को समझिए। तिरस्कार रहित और दोष रहित, दोनों में अंतर है। जैसे अनवद्यम वहां पर आया, दोष रहित, यहां कोई भी दोष नहीं। और स्तोभ है तिरस्कार रहित। ऐसा जो होता है उसी को सूत्रम सूत्र विदो विदुः, सूत्रकार लोग सूत्र इसको कहते हैं। और कहें इस तरह से इसका शाब्दबोध हम कर सकते हैं। सूत्र की बात आती है तो षड्विध सूत्र लक्षण आप जानते होंगे। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षण। ये 6 सूत्र हैं, और 6 सूत्रों को लक्षण के दृष्टिकोण से अगर विचार करें तो एक एक सूत्र को देखिए। पहला है संज्ञा सूत्र। शक्ति नियामकत्वम संज्ञा सूत्रत्व, जो शक्ति का नियामक है वही संज्ञा सूत्र है। जैसे वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच जो है वृद्धि रूपी शक्ति का नियामक है। नियामक का अर्थ होता है प्रबोधक, ज्ञापक। अतः शक्ति नियामकत्वेन, क्योंकि वृद्धि पदेन आ इत्यस्य बोधः, ऐ इत्यस्य बोधः, औ इत्यस्य बोधः। अतएव वृद्धि रूपी शक्ति कुत्र तिष्ठति? आ इत्यत्र, ऐ इत्यत्र, औ इत्यत्र। तस्मात् शक्ति नियामकत्वं संज्ञा सूत्रत्वम् इति वक्तुं शक्यते। संज्ञा च परिभाषा च, परिभाषा सूत्र आप जानते ही है। स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति विधि सूत्रेण सा सफल वाक्यार्थ बोध जनकत्वम् परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र का लक्षण है कि अपने देश में वाक्यार्थ बोध नहीं करता वो, उसका वाक्यार्थ बोध होता है विधि सूत्र के साथ। जैसे इको यणचि, इको यणचि विधि सूत्र है
और परिभाषा सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। जब तक तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य की उपस्थिति इको यणचि में नहीं होगी, इको यणचि का शाब्द बोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक के स्थान में यणादेश होता है। ये तभी होगा जब आप अचि को औपश्लेषिक सप्तमी स्वीकार करके तस्मिन् नीति निर्दिष्टे की सहायता से निर्दिष्टे और पूर्वस्य पद की उपस्थिति करेंगे। अर्थात निर्दिष्टे अर्थात निरंतर उच्चारणम, अर्थात अचि इत्यत्र सप्तमी वर्तते तदर्थः अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः यह इकः तस्य अर्थात इकः स्थाने यण स्यात् इत्यर्थः। तो बिना तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य की सहायता के इको यणचि का शाब्द बोध सूत्र को समझने के लिए हमको तस्मिन् नीति निर्दिष्टे सूत्र की आवश्यकता। अतः स्वदेश में वाक्यार्थ बोध नहीं होता। परिभाषा सूत्र का संज्ञा, परिभाषा और विधि सूत्र कहते हैं अपूर्व बोधकत्वम विधि सूत्रम, जिसमें अपूर्व बोधकता बनी हुई है। अद्वितीय, अपूर्व का तात्पर्य है अद्वितीय। जो विधान होता है वो अपूर्व होता है, इसीलिए वो विधि सूत्र है। अपूर्व बोधकत्वम विधि सूत्रम, इसलिए बोधक का अर्थ हो गया अपूर्व की बोधकता जो कराता है वही विधि सूत्र है। अपूर्व बोधकत्वम विधि सूत्रम, जैसे कोई भी आप सूत्र को ले लीजिए जो प्रत्यय आदेश करता हो या प्रत्यय का विधान करता हो, तस्यापत्यम इत्यादि सब विधि सूत्र है, क्योंकि अण प्रत्यय का विधान हो रहा है। अण अद्वितीय है क्योंकि अण और भी प्रत्यय करते हैं, लेकिन अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय केवल तस्यापत्यम करता है। अतः हम अण प्रत्यय को क्या मानते हैं? प्रत्यय मानते हैं, क्योंकि वो विधिमान है। इसीलिए विधि सूत्र का भी हम एक लक्षण देते हैं कि अपूर्व बोधकत्वम विधि सूत्रम। नियम सूत्र संज्ञा, परिभाषा, विधि और नियम। नियम सूत्र कहते हैं अनियमे नियम कारिणी परिभाषा भवति किंतु प्राप्ते सति आरभ्यमाणो विधि नियमाय कर्तव्य यत्र प्राप्तः तच्च। और जो प्राप्त होते हुए जिसका आरंभ किया जाता है वही नियम है। नियम का अर्थ करना अर्थात संकोच हम कह सकते हैं उसको, और शास्त्रीय भाषा में जैसे तपरस तत्कालस्य सूत्र है। इस सूत्र की आवश्यकता अगर आप देखें तो नहीं है, क्योंकि तपरस तत्कालस्य सूत्र कहता है तापर और यस्मात् तात्पर्य से उच्चार्यमाण जो काल है उसी का बोध होता है। तः परो यस्मात् और तात्पर, एक बार बहुब्रीहित किया और एक बार जो है पंचमी तत्पुरुष किया। तो देखिए आप इस तरह से तत्काल का बोध कराता है, तो तत्काल के बोध से अगर ह्रस्व है तो ह्रस्व का बोध होगा, दीर्घ है तो दीर्घ का बोध होगा। क्या लोक व्यवहार में लोगों को पता नहीं है कि ह्रस्व आकार का बोध कैसे किया जाता है? जो व्याकरण नहीं पढ़ा है, नहीं जानता है, अथवा जो तपरस तत्कालस्य सूत्र को नहीं जानता है, वो भी ह्रस्व आकार का बोध आराम से बहुत अच्छे से करता है। आप कभी भी प्रयोग करके प्रायोगिक रूप से देखिए, किसी से आप राम शब्द के उच्चारण करने के लिए कहेंगे तो राम ही कहेगा, रामा नहीं कहेगा। बाला कहने के लिए कहिए तो बाला ही कहेगा, बाल नहीं कहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ का बोध तो लोक व्यवहार में भी है, प्लुत का भी उच्चारण लोक व्यवहार में देखा गया है, सब लोगों को पता है। लेकिन तत्काल का बोध कराने के लिए पाणिनि जी ने जो तपरस तत्कालस्य सूत्र का निर्माण किया, यह नियम करता है कि लोक व्यवहार में तो तत्काल का बोध प्राप्त था। प्राप्ते सति आरभ्यमाण जो विधि है तपरस तत्कालस्य के द्वारा तत्काल का बोध करना, अर्थात तत्काल का बोध कराना, यही विशेष है। अर्थात शास्त्रीय पक्ष को आरंभ करता है और कहता है कि तह परो यस्मात् और तात परः, ये जहां पर स्थिति बने रहे
तो वहां पर तत्काल का बोध व्याकरण शास्त्र में करना। इसका मतलब है कि लोक से प्राप्त अर्थ को पाणिनि जी ने सूत्र के रूप में परिणित कर दिया, इसीलिए इस सूत्र का नाम पड़ गया नियम सूत्र। तो ये हुआ नियम सूत्र। नियम सूत्र का जो लक्षण है वो है प्राप्ते सति आरभ्यमाणो विधि ही नियमाय कल्पते। नियमाय कल्पते, प्राप्ते सति आरभ्यमाणो विधि ही नियमाय कल्पते। प्राप्त होते हुए भी जिस विधि का आरंभ किया जाता है उसको नियम सूत्र कहते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण व्याकरण के अंतर्गत मिलेंगे। इसलिए लक्षण जो सूत्रों का अलग अलग बना करके और सूत्र का जो भेद जो बताया गया है इसको जानना हमको बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना सूत्र के लक्षण और भेद को जाने बिना आप सूत्र को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सूत्र क्या है। अतः संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम और अतिदेश। अतिदेश सूत्र का लक्षण हम विचार करें। अतिदेशो नाम आरोपः, अतिदेशः आरोपः। वत प्रत्यय जिसमें लगा हो, वति घटितत्वम अतिदेशत्वम, वत प्रत्यय जहां पर लगा होता है वही अतिदेश सूत्र कहलाता है। जैसे आप बहुत सारे सूत्र पढ़े हैं, अंतादिवच्च, अंतादिवत च, स्थानिवदा देशो अनल विधौ, ये सब क्या है? वत प्रत्यांत। अतः इन सब में क्या हो गया? अतिदेश सूत्र का अर्थ बोध हो गया। लेकिन ये भी जान लीजिए, बिना वत प्रत्ययम अतिदेशो गम्यते। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि वत प्रत्यय लगा भी नहीं है फिर भी अतिदेश अर्थ का बोध हो रहा है। अतः बिनापि वत प्रत्ययम, वत प्रत्यय करने वाला सूत्र है तेन तुल्यम क्रिया चेदवत। बिनापि वत प्रत्ययम अतिदेशो गम्यते का तात्पर्य है बिना पी वत प्रत्यय के भी अतिदेश का शाब्दबोध, अतिदेश अर्थ का अर्थ हम आरोप अर्थ जो है अतिदेश सूत्र का बोध कर लेते। इस तरह से अतिदेश सूत्र का ये शाब्दबोध हुआ, लक्षण हुआ। अब इसके बाद अधिकार। अधिकार, अधिकारो नाम व्यापृति कई जगह आया है। अधिकारो नाम उत्तर 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 देशानुवृत्ति अर्थात उत्तरोत्तरानुवृत्ति। अधिकार जो है हमेशा उत्तर की ओर जाता है, ध्यान रखिएगा, उत्तर उत्तरानुवृत्ति। व्याकरण शास्त्र में कहीं भी अधिकार आए तो वो उत्तर देश की ओर ही जाएगा। उत्तर का तात्पर्य बाद से है, उत्तरोत्तरानुवृत्ति। पाणिनि जी ने एक सूत्र भी बनाया, स्वरितेनाधिकारा। उस स्वरितेनाधिकारा सूत्र का अर्थ भी इसी से संबंधित है कि जहां कहीं भी स्वरित का चिन्ह युक्त हो, जहां कहीं भी स्वरित का चिन्ह अगर हो तो आप समझिएगा कि ये अधिकार है। इसको आप अधिकार सूत्र के रूप में या इस पद का अधिकार वहां तक जाएगा ऐसा आप समझिएगा। ये पाणिनि जी का संकेत है। इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है जब व्याख्यान करते हैं तो अस्वरितत्वात् नाधिकारः, स्वरित नहीं है, स्वरित का चिन्ह युक्त नहीं है, अतः हम उसको अधिकार नहीं मानते उस पद को। इसका मतलब है पाणिनि जी कहना चाह रहे हैं स्वरितेनाधिकारः के द्वारा कि स्वरित युक्त चिन्हेन यत्र पदस्य उपस्थिति ही तत्र अधिकारो वेदितव्यः। जहां भी स्वरित युक्त चिन्ह उपस्थित हो, जैसे एक उदाहरण दूं आपको, प्रत्ययः परश्च, पदस्य पदात्, अंगस्य, ये सब अधिकार सूत्र है। प्रत्यय परस्य का अधिकार कहां तक जाता है? प्रत्यय परस्य तृतीय अध्याय के पहले पाद से शुरू होता है और पंचम अध्याय समाप्ति तक जाता है। इस तरह अंगस्य का अधिकार देखिए, छठवें अध्याय के चतुर्थ पाद से शुरू होता है और सप्तम अध्याय के अंतिम तक जाता है। पदस्य पदार्थ को देखिए, अष्टम अध्याय के प्रथम पाद से शुरू होता है और संपूर्ण अष्टम अध्याय में जाता है।
अर्थात चतुर्थ पातजत। तो इस तरह से ये अधिकार है। यहाँ पर मूल जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी का, उसमें स्वरित का चिन्ह युक्त है, उससे वो प्रमाणित होता है कि अधिकार है। किंतु अधिकार का लक्षण भी आप देखेंगे तो अर्थ निकलता है कि स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सती विधि सूत्रेण सा सफल वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अधिकार सूत्र। वस्तुतः अधिकार सूत्र का अपने स्थान में कोई अर्थ नहीं होता। जैसे प्रत्यय परश्च, धातो हो, इन अधिकार सूत्रों का प्रयोजन अपने स्थान में कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे परिभाषा सूत्र का, क्योंकि उसका अर्थ होता है प्रत्यय परश्च का प्रत्यय और पर। तो अब प्रश्न उठेगा कि प्रत्यय किससे पर होगा। स्वाभाविक है प्रश्न उठना। प्रत्यय परश्च, सूत्र का अर्थ हुआ प्रत्यय पर होता, लेकिन सूत्र प्रत्यय पर होता है, लेकिन किससे पर होता है? प्रकृति से पर होता है। तो जब आप प्रकृति के पास जाएंगे तो उत्तर सूत्र में आप जब जाएंगे तो जो सूत्र आप पढ़ेंगे, आपने तस्यापत्यम पढ़ा, फिर प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है, तो हो जाएगा कि तस्यापत्यम अर्थात षष्ठ्यंत जो प्रकृति, ऐसा जो षष्ठ्यंत प्रकृति, उस प्रकृति के पर में ही प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय। इस तरह से सूत्र का अर्थ हो जाता है। तो तात्पर्य क्या है? प्रत्यय परश्च इत्यादि अधिकार सूत्र भी अपने देश में अपना अर्थ नहीं बताते। स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्य, शून्य का अर्थ कुछ भी अर्थ बोध नहीं होता, शून्य है। स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सती विधि सूत्र के साथ सफल वाक्यार्थ बोध होता है उनका। विधि सूत्र अर्थात जो प्रत्ययों का विधान करता है, वहीं पर जाकर के कहेगा ना कि षष्ठ्यंत प्रातिपदिक के पश्चात प्रत्यय पर में होता है, तो विधि सूत्र हुआ तस्यापत्यम। तो विधि सूत्र के साथ जाकर के संपूर्ण वाक्यार्थ बोध की उपस्थिति यह सूत्र कराता है, अधिकार सूत्र। इस तरह से आप षड्विध सूत्रों को समझ लिए, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। जब तक आप सूत्र के पदार्थ को नहीं समझेंगे, सूत्र के भेद को नहीं समझेंगे, तब तक सूत्रार्थ करने में असुविधा होगी, समझने में असुविधा होगी। अतः यह 14 सूत्र के माध्यम से हम सूत्र और सूत्रार्थ को समझते हुए सूत्र भेद को समझे, है ना। इस तरह से ये षड्विध सूत्र हो गया। इस षड्विध सूत्र के अलग अलग मैंने आपको उदाहरण बताया। किसी को आर सूत्र में उत्तर सूत्र हमने उसमें विधि बता दिया है, लेकिन आर सूत्र में उत्तर सूत्रेण सा विधि, हमने विधि सूत्र इसलिए लगाया क्योंकि उसको समझने और समझाने के लिए, क्योंकि तस्यापत्यम सूत्र को बोल दिया था, इसलिए उसको क्योंकि अधिकार का अर्थ ही उत्तर उत्तरानुवृत्ति होती है, इसलिए जितने भी उसके बाद में सूत्र आएंगे सब में उसका अन्वय होगा। अतः विधि सूत्र की भी ज्यादातर उपस्थिति होती है अधिकार के बाद। अतः उत्तर सूत्रेण कहने से सब कुछ आ जाता है। उत्तर सूत्रेण सा सफल वाक्यार्थ बोध जनक परिभाषा, सफल वाक्य, उत्तर सूत्रेण सा सफल वाक्यार्थ लिख लें, विधि सूत्र को हटा के परिभाषा में। हाँ, जी परिभाषा सूत्र में विधि सूत्रेण सा सफल वाक्यार्थ बोध जनकत्वम, और परिभाषा सूत्र में स्वदेशे वाक्यार्थ, अधिकार सूत्र में स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सती उत्तर सूत्रेण सा सफल वाक्यार्थ बोध जनक। इस तरह से ये होगा। ठीक है जी गुरु जी।